हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। पिछला जो वीडियो लेक्चर था इसके अंदर हमने देखा था त्वरण तक की बातें, यानी औसत चाल, औसत वेग। उसके बाद में हमने तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक चाल पढ़ लिया। उसके बाद में हमने त्वरण जो है इसके बारे में देख लिया कि ये कैसी राशि होती है, किस किस प्रकार से हो सकता है, और त्वरण जो है वो एक्चुअल में होता क्या है, वो होता है वेग में परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर का मतलब हो गया कि वेग में परिवर्तन बटे में समय में परिवर्तन। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि त्वरण जो होता है, ठीक है, ये त्वरण जो है वो दिशा के आधार पर कैसा हो सकता है। तो अगर मैं दिशा के आधार पर त्वरण को देखना चाहूँ, दिशा के आधार पर, तो त्वरण जो है दिशा के आधार पर त्वरण के प्रकार। तो अगर दिशा के आधार पर हम त्वरण देखें तो यहाँ पर दिशा का मतलब जो है वो है वेग के साथ इसकी दिशा, ठीक है। सबसे पहली बात अगर हम लोग करें, यदि त्वरण वेग की दिशा में हो, यदि त्वरण वेग की दिशा में हो, तो देखो क्या हो जाएगा अपने पास। अगर त्वरण वेग की दिशा में है तो इसका मतलब हो गया कि जिस दिशा में कण गति कर रहा है, मान लो ये यहाँ पर ये कोई कण है और ये कण जो है वो इधर इस तरफ गति कर रहा है, वेग की दिशा ये है, और अगर त्वरण जो लग रहा है वो भी इसी दिशा के अनुदिश लग रहा है, तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। तो यानी ये त्वरण जो है वो इस कण के वेग में वृद्धि करेगा, ये त्वरण जो है वो इस वेग में क्या करेगा, वृद्धि करेगा, वेग का मान जो है वो बढ़ाता है। तो यदि त्वरण जो है वो वेग की दिशा में हो तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ धनात्मक त्वरण। या फिर अगर मैं केवल और केवल नाम काम में लूँ त्वरण, तो इसका मतलब है कि वो धनात्मक त्वरण है और वहाँ पर त्वरण वेग की दिशा में है, यानी मैं क्या बोलूँगा, वेग में वृद्धि होगी, वेग में वृद्धि होगी। यानी पहले वेग अगर 5 मीटर प्रति सेकंड है तो बाद में वो बढ़ता हुआ 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कब होगा, जब त्वरण और वेग की दिशा जो है वो एक समान हो। तो इसे क्या बोला जाता है, सिंपल त्वरण बोल दे क्वेश्चन के अंदर, या फिर बोल दे धनात्मक त्वरण। अब यदि त्वरण जो है वो वेग की दिशा के विपरीत दिशा में है, यदि त्वरण वेग के विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो, तो विपरीत दिशा में होगा तो कैसी स्थिति बन जाएगी कि मान लो ये कोई कण है और ये कण जो है वो इधर गति कर रहा है, लेकिन इस पर जो त्वरण लग रहा है वो त्वरण किधर लग रहा है, पीछे की ओर लग रहा है, विपरीत दिशा के अंदर। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि त्वरण समांतर दिशा में हो, क्योंकि उसी दिशा में लगा रहा है। और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि त्वरण जो है वो प्रति समांतर दिशा में हो, यानी विपरीत दिशा में अगर होता है। तो विपरीत दिशा के अंदर जब त्वरण होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक त्वरण, या फिर हम एक ही नाम यहाँ पर काम में ले सकते हैं, मंदन। ऋणात्मक त्वरण या फिर मंदन। तो मंदन अगर लग रहा है किसी कण पर तो इसका मतलब है कि उसका त्वरण जो है वो वेग की विपरीत दिशा में है, और त्वरण अगर वेग की विपरीत दिशा में है तो वो वेग में क्या करेगा, वो वेग में कमी करेगा। जैसे जब गाड़ी के अंदर हम लोग एक्सीलरेटर को घुमाते हैं तो एक्सीलरेटर को घुमाने पर उसके वेग में वृद्धि होती है, तो वहाँ तक हम बोलेंगे त्वरण। और जब हम एक्सीलरेटर को कम
हम करके ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने पर वाहन जो है वो रुक जाता है, यानी उसके वेग में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं मंदन। यानी जब वेग में कमी हो रही हो तो त्वरण को ही क्या बोला जाता है, ऋणात्मक त्वरण या फिर मंदन बोला जाता है। अब इसके अंदर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि त्वरण जो है वो वेग के समांतर है, और इसके अंदर ये भी बोल सकते हैं कि त्वरण जो है वो वेग के प्रति समांतर है। थर्ड कंडीशन जो है वो ये है कि यदि त्वरण वेग से थीटा कोण बनाता है, अब थीटा का मान जो है वो कितना भी हो सकता है, ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ यदि त्वरण वेग से थीटा कोण बनाता है, तो थीटा कोण बनाएगा मतलब हमने बोल दिया ये अपने पास कण है, उसके वेग की दिशा है इधर, और उसका जो त्वरण है वो लग रहा है इस तरफ, इस दिशा में, और वो यहाँ पर कोण जो बना रहा है वो कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए, 1D के अंदर तो लगभग ऐसी स्थिति आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आगे के जब लेक्चर पढ़ेंगे तो उनमें ऐसी स्थिति आपके पास आ जाएगी। तो यदि त्वरण वेग के साथ थीटा कोण बना रहा है तो आपको क्या करना है, आपको त्वरण के घटक करने हैं। एक घटक तो हो जाएगा अपने पास वेग के अनुदिश, और दूसरा घटक जो है वो हो जाएगा वेग के लंबवत, यानी मुझे इसके घटक करने हैं। तो घटक हम हमेशा इस प्रकार से करते हैं कि जिस राशि के घटक कर रहे हैं वो राशि दोनों घटकों के मध्य में आए। जिस राशि के हम लोग घटक कर रहे हैं वो राशि जो है वो दोनों घटकों के मध्य आनी चाहिए, और दोनों घटकों के मध्य का जो कोण है वो हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। तो मैंने बोल दिया एक घटक जो है वो तो आ गया ए का इस दिशा में, और दूसरा घटक जो है वो आ गया इस वाली दिशा में। तो हम बोलेंगे ये वाला घटक त्वरण का कितना होगा, तो जिसके साथ थीटा बन रहा है वो घटक कौन सा होता है, कोस का, तो ये बन गया ए कोस थीटा, और ये वाला जो घटक है वो बन गया ए साइन थीटा। अब कण जिस दिशा में गति कर रहा है उस दिशा में त्वरण का कौन सा घटक है वही वहाँ पर काम में आता है। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर त्वरण का ए कोस थीटा जो घटक है वो वेग की दिशा में है, और दूसरा जो घटक है वो वेग के लंबवत दिशा में है। अब देखो अगर कण जो है, यदि कण x दिशा में गति करे, x दिशा में गति करे, तो जब कण x दिशा में गति करेगा तो मैं बोलूँगा कि ये जो अपने पास ए कोस थीटा वाला घटक है ये काम में आएगा, यानी त्वरण जो है वो हम लोग कितना ले लेंगे, ए कोस थीटा ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। त्वरण हो या विपरीत दिशा अगर हो जाती है तो मंदन हो तो उसे हम लोग कितना ले लेंगे, ए कोस थीटा। अगर दूसरी हम बात करें कि यदि कण y दिशा में गति करे, y दिशा में गति करे, y दिशा में गति करे, तो अगर कण y दिशा में गति करेगा तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि कण का जो ए कोस थीटा वाला घटक है वो काम में नहीं आकर कौन सा घटक काम में आएगा, ए साइन थीटा वाला घटक जो है वो काम में आएगा। फिर वेग जो है, कण अगर y दिशा में गति कर रहा है तो ये वेग जो है वो कौन सी दिशा में हो जाएगा, y दिशा में हो जाएगा। यानी वेग की दिशा में या वेग के प्रति समांतर ही आपको त्वरण का घटक लेना है। तो यदि कण y दिशा में गति कर रहा है तो मैं कहूँगा केवल y दिशा वाला घटक काम में लेना है, और वो कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा। तो ये तीन केस जो है वो ध्यान में रखने हैं। अब कई क्वेश्चनों में नाम जो है वो सीधा आ जाता है आपके पास मंदन। तो मंदन का मतलब क्या होता है, मंदन का मतलब होता है त्वरण जो है वो कैसा है, ऋणात्मक है, यानी वेग में क्या होती है, कमी होती है। चलिए अब हम 2-4 न्यूमेरिकल करते हैं और उसके बाद में हम लोग त्वरण, वेग और विस्थापन से संबंधित पूरी 1D के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि एक कण अपनी कुल यात्रा की आधी दूरी चाल v1 से और शेष आधी दूरी चाल v2 से तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान इस कण की औसत चाल क्या होगी।
तो आपको बोल रहा है एक कण जो है, आपको सिंपल सा सबसे पहले कोई भी डायग्राम हो उसका इस तरीके से जो है वो डायग्राम बना लेना है, ठीक है। ये जो है वो प्रारंभिक बिंदु है और ये वाला जो है वो क्या है, अंतिम बिंदु है। आपको क्या ध्यान में रखना है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे डायग्राम बनाते जाओ। क्या बोल रहा है कि एक कण जो है वो अपनी कुल यात्रा की आधी दूरी, कुल यात्रा ये रही आपके पास और इसकी बिल्कुल आधी दूरी, ठीक है, किस चाल से तय कर रहा है, v1 चाल से तय कर रहा है। और शेष आधी दूरी किस चाल से तय कर रहा है, v2 चाल से ये तय कर रहा है। तो आपको बोल रहा है कि संपूर्ण यात्रा के दौरान इस कण की औसत चाल कितनी होगी। तो अगर हमें चाल निकालनी है तो चाल के अंदर दूरी बटे समय आता है। अब यहाँ पर तो ना तो दूरी है और ना ही अपने पास समय दिया हुआ है, तो देखो कैसे करें। हमने पूरी दूरी जो है इसको मान लिया s, पूरी दूरी जो है इसको कितना मान लिया, s मान लिया। तो ये जो आधी दूरी है ये कितनी हो गई, s/2 हो गई। और ये वाली जो दूरी है वो भी कितनी हो गई, s/2, क्योंकि वो बोल रहा है कि प्रथम आधी दूरी जो है वो v1 चाल से और शेष आधी दूरी v2 चाल से वो तय कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि औसत चाल जो होती है वो औसत चाल का सूत्र अपने पास होता क्या है। तो मैं बोलूँगा औसत चाल बराबर होती है कण द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे में उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय, यही होता है। अगर मैं मान लूँ कि इस वाली दूरी को तय करने में उसे t1 समय लग रहा है, इस वाली दूरी को तय करने में उसे t2 समय लग रहा है, तो कुल दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी, कुल दूरी तो कितनी है s अपोन में कुल समय, समय अब अपने पास है नहीं, तो क्या मैं समय को जो है वो ऐसे लिख सकता हूँ कि पहले में t1 समय लग रहा था, दूसरी के अंदर t2 समय लग रहा था, लिख दिया ये। अब देखो औसत चाल जो है अपने पास वो कितनी आ जाएगी, s अपोन में ये है समय। क्या समय का चाल और दूरी के साथ कोई रिश्ता होता है क्या, तो हम बोलेंगे कि चाल बराबर होती है दूरी बटे में समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे में चाल। दूरी कितनी, s/2, चाल कितनी, v1 लिख दिया, प्लस में t2 दूसरे वाले का समय क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी का मान कितना, s/2, चाल का मान कितना, v2 बन गया। अब देखो v एवरेज बराबर आ गया अपने पास s अपोन में, नीचे अगर मैं s दोनों में से कॉमन ले लूँ तो बच गया मेरे पास s/2, मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 1 अपोन में v1 प्लस में 1 अपोन में v2। s से s क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये 2 जो है वो किधर चला जाएगा, ऊपर। इसका एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, v1 v2 आएगा, वो भी किधर चला जाएगा, ऊपर। तो कितना बन गया, 2v1 v2 अपोन में, यहाँ पर एलसीएम लूँगा तो क्या बच जाएगा, v1 प्लस में v2। यानी कोई कण आपके पास ऐसा है जो अपनी गति की प्रथम आधी दूरी अगर v1 चाल से, शेष आधी दूरी v2 चाल से तय करता है तो उसके संपूर्ण पथ की जो औसत चाल है वो होती है 2v1 v2 अपोन में v1 प्लस v2। और ये जो आपको रिजल्ट जो है वो क्वेश्चन के साथ MTR करके रखना है, यानी रट के रखना है आपको, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है, वैसे तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, सीधा ऐसे का ऐसे ही पूछा जाता है। और कई बार क्या करता है, जैसे v1 और v2 की वैल्यू आपको दे दी तो ये सारा इस तरीके से सोल्व करने की बजाय अगर हम सीधा फॉर्मूले के अंदर ही वैल्यू रख लेते हैं तो अपने को क्वेश्चन को सोल्व करने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम कम लगेगा। चलिए नोट कीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है आपको कि एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर गति के प्रथम आधे समय में v1 वेग से और शेष आधे समय में v2 वेग से गति करता है, तो व्यक्ति की औसत वेग जो है वो कितना होगा।
चाहे चाल के लिए ये क्वेश्चन पूछे या फिर वेग के लिए ये क्वेश्चन पूछे, एक ही बात होगी, क्योंकि कण जो है वो सीधी रेखा में अगर गति करता है तो उसकी जो औसत चाल है और औसत वेग जो है वो बराबर होते हैं। तो ये बोल रहा है कि संपूर्ण गति का जो समय है, उस संपूर्ण गति के समय में से आधे समय तक तो ये v1 वेग से और शेष आधे समय तक ये v2 वेग से जो है वो गति कर रहा है। ठीक है, ये अपने पास हो गया प्रारंभिक बिंदु, ये हो गया अपने पास अंतिम बिंदु। तो प्रथम आधे समय तक अगर v1 वेग से गति कर रहा है, शेष आधे समय तक v2 वेग से गति कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि अगर गति का कुल समय अपने पास कैपिटल T है, गति का कुल समय अगर अपने पास कैपिटल T है, तो मैं बोलूँगा कैपिटल T/2 समय तक v1 वेग से और कैपिटल T/2 समय तक ये v2 वेग से गति कर रहा है। तो चलिए औसत वेग जो होता है अपने पास वो क्या हो जाएगा, तो औसत वेग बराबर होता है विस्थापन बटे में समय। अब विस्थापन अगर मैं देखूं तो कण अगर सीधी सरल रेखा में गति कर रहा है तो जो दूरी है वही क्या बन जाती है, विस्थापन बन जाती है। अब यहाँ पर विस्थापन की अगर हम बात करें तो विस्थापन तो अपने पास है नहीं, तो विस्थापन अगर नहीं है तो मैं बोल लेता हूँ कि ये जो चली गई दूरी है इसे हम लोग S1 मान लेता हूँ, कि ये जो चली गई दूरी है इसे हम लोग S1 मान लेते हैं, और ये वाली जो चली गई दूरी है इसे हम लोग मान लेते हैं S2। ठीक है, तो देखो विस्थापन कितना हो जाएगा, S1 प्लस S2 बटे में समय कितना लग रहा है, T/2 प्लस में T/2 करूँगा तो कितना है गति का कुल समय T। अब S तो मेरे को दिया हुआ नहीं है, ना ही T मेरे को दिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ इसके मान रखने की कोशिश करता हूँ। तो S1 यानी इस वाले हिस्से में तय की गई दूरी, तय किया गया विस्थापन है, तो विस्थापन बराबर अगर हम वेग की बात करें तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो अपने पास विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, वेग इंटू समय, यानी मैं कितना लिखूंगा v1 गुणा में T/2 S1 का मान, प्लस में S2 कितना हो जाएगा, तो मैं कहूँगा वेग इंटू समय के बराबर, यानी v2 गुणा में T/2 और बटे में कुल समय कितना लग रहा है, T लग रहा है। तो v एवरेज बराबर यानी औसत वेग कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से T/2 जो है वो सब ऊपर वालों में से कॉमन आ रहा है, तो T/2 ऊपर वालों में से मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बच गया v1, यहाँ पर बच गया v2 और बटे में कितना बच गया T से T क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, कितना बन गया v1 प्लस में v2 बटे में 2। और ये अपने पास एक और फॉर्मूला बन गया कि कोई कण अगर प्रथम आधे समय तक v1 वेग से और शेष आधे समय तक v2 वेग से गति करता है तो उसका औसत वेग कितना हो जाता है, v1 प्लस v2 बटे में 2। और इसे भी आप लोगों को MTR करके यानी याद रटकर ध्यान में रखना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ लेता है v1 और v2 का मान देकर। चलिए नोट कीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या पूछ रहा है कि एक कोई कार है, वो तय की गई कुल दूरी का 2/5 भाग v1 चाल से और शेष 3/5 भाग v2 चाल से तय करती है। ठीक है, आपको बोल रहा है एक कार जो है वो गति कर रही है। ठीक है, अब ये गति करते समय ये इसका हो गया प्रारंभिक बिंदु और ये हो गया इसका अंतिम बिंदु। अब वो बोल रहा है कि ये जो कुल दूरी है इसका 2/5 भाग, कुल दूरी जो है ये वाली, इसको अगर हम लोग मान लेते हैं s, तो इस s का 2/5 भाग जो है, यानी मैं लिखूं s का 2/5 भाग कितना हो जाएगा, 2/5 s। तो ये भाग जो है वो किस चाल से तय कर रहा है, v1 चाल से। और शेष भाग जो है
आपको यहाँ पर तो दे दिया कि 3/5 भाग है, अगर ना दे तो सीधा यही बोल सकता है कि शेष भाग V2 चाल से तय कर रहा है, तो शेष भाग जो है वो कितना हो जाएगा, तो S में से 2/5 S घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3/5 S आ जाएगा। S और 5 का जो है वो आप लोग ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना इसके अंदर। तो देखिए अब अपन ने कुल दूरी ले ली, दूरी और यहाँ पर ले ली। अब हम लोग बात करते हैं, अगर इतनी दूरी तय करने में T1 समय लग रहा है और इतनी दूरी तय करने में अगर T2 समय लग रहा है, तो जो औसत वेग या औसत चाल जो है, जो क्वेश्चन के अंदर अपने से पूछी है औसत चाल, वो कितनी हो जाएगी, तो मैं कहूँगा औसत चाल बराबर जो है वो होती है कुल दूरी बटे में समय, कुल दूरी बटे में कुल समय। तो कुल दूरी जो है वो तो कितनी है, S बटे में कुल समय कितना है, T1 प्लस में T2। अब रखो देखो वैसे का वैसा सेम तरीके से क्वेश्चन होगा, केवल अंतर जो है वो ये दे रहा है कि पहले वो बराबर भागों में बांट रहा था दूरी को, और अब उसने बराबर भागों में ना बांट कर कि असमान भागों में बांट दिया है। ठीक है, तो चलिए S बटे में T1 का मैं मान लिखूं तो T1 है समय, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, दूरी का मान कितना, 2/5 S बटे में कितना, V1। ठीक है, प्लस में T2 कितना हो जाएगा, 3/5 S बटे में कितना, V2 हो गया अपने पास। ठीक है, अब देखो यहाँ से नीचे से S जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो V एवरेज बराबर ऊपर S है ही है, नीचे से क्या कॉमन आएगा, देखो S/5 जो है वो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। S/5 कॉमन आ गया, यहाँ पर बच गया 2/में V1 प्लस में 3/में V2, यही बच गया। अब देखो S से S क्या हो गया, कैंसिल आउट, 5 ऊपर चला जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, V1 V2, तो ऊपर जाकर क्या बन जाएगा अपने पास, V एवरेज बराबर बन जाएगा 5 V1 V2 बटे में यहाँ पर क्या बनेगा अपने पास, 2 V2 प्लस में 3 V1, ये अपने पास आ गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको क्या बोल रहा है कि 150 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से गतिमान है। 850 मीटर लंबे पुल को पार करने में इसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो जैसे हमने सबसे पहले बना ली ट्रेन कि ये अपने पास है एक ट्रेन, ट्रेन की लंबाई जो है वो कितनी दे रहा है, ये 150 मीटर। ठीक है, पुल जो है वो कितना दे रहा है, ये 850 मीटर। पुल जो है वो आपको ये बोल रहा है कि यहाँ पर ये एक पुल है जिसे इसे पार करना है, और इस पुल की जो लंबाई है वो है 850 मीटर। तो ये बोल रहा है कि अगर इसकी चाल जो है या वेग जो है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, क्या दे रखा है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो इसकी चाल है, तो इसे 850 मीटर लंबे इस पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये पार कब करना शुरू करेगा और कब ये पार कर जाएगा। तो हम कहेंगे पार करना कब शुरू करेगा, जब इस ट्रेन का आगे वाला जो हिस्सा है, आगे वाला जो हिस्सा है वो इस पुल पर आ जाएगा, तो वो पार करना शुरू करेगा। अब ट्रेन आगे की ओर जाती जा रही है, मान लो ट्रेन जो है वो यहाँ पर है और इसके आगे वाला हिस्सा जो है वो यहाँ पर है, तो क्या मैं ये कहूँगा क्या कि ट्रेन ने इस पुल को पार कर लिया? बिल्कुल ही नहीं कह सकता। मैं कब कह सकता हूँ ये बात मैं तभी कह सकता हूँ जब इस ट्रेन का जो ये पीछे वाला हिस्सा है वो इस पुल को छोड़ कर चला जाए आगे की ओर। तो मैं को छोड़ कर
चला जाए आगे की ओर। तो मैं कहूँगा कि ये इस ट्रेन ने इस पुल को पार कर लिया। यानी ट्रेन को पुल को पार करने के लिए कितनी दूरी जो है वो तय करनी होगी, तो मैं कहूँगा 850 मीटर दूरी तो ये तय करनी पड़ेगी। और प्लस में उस ट्रेन की जो लंबाई है कितनी, 150 मीटर, उसके बराबर दूरी आगे की ओर भी तय करनी होगी, तभी तो उसके पीछे की बोगी जो है वो इस पुल के अंतिम सिरे तक पहुंचेगी। यानी कुल दूरी जो है तय की गई, कुल दूरी जो है तय की गई, कुल दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी, 850 मीटर तो पुल की लंबाई प्लस में 150 मीटर क्या हो गई अपने पास ट्रेन की लंबाई। तो टोटल जो है वो कितना हो गया आपके पास, 1000 मीटर, या फिर मैं बोल दूं 1 किलोमीटर बोल सकता हूँ। चलिए अब हमें तो समय देखना है कि पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर जो है वो क्या हो जाएगी, दूरी बटे में चाल। दूरी कितनी है, 1000 मीटर या फिर 1 किलोमीटर बटे में चाल जो है वो कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा आपको यहाँ पर दी हुई है। तो आप जो दूरी है इसको किस में ले लो, 1 किलोमीटर के अंदर ले लेते हैं। 1 किलोमीटर के अंदर लोगे, अगर क्या दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो जो आपका समय का आंसर आएगा वो किसके अंदर आएगा, ओवर के अंदर, यानी घंटे के रूप में आपको आंसर जो है वो मिलेगा। और अगर आप इसे मीटर में और सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हो, जैसे 1 किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिख दिया और 45 किलोमीटर प्रति घंटे को हमने मीटर प्रति सेकंड के अंदर बदल लिया, तो जो आपका आंसर है समय का वो सेकंड के पदों में आएगा। अब किलोमीटर प्रति घंटे को हम समय के मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलें, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितने मीटर प्रति सेकंड होंगे, तो हम बोलेंगे 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं, तो हम बोलेंगे 3600 सेकंड होते हैं। यही होते हैं क्या, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी टोटल कितने सेकंड हो गए, 3600 सेकंड। 2 0 से 2 0 चला गया, ठीक है। 2 से हमने काट दिया इसको, तो 2 से काटूँ तो 5 और ये कितना बन गया, 18, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब भी आपको किलोमीटर प्रति ओवर के अंदर बात करें और आपको चाहिए मीटर प्रति सेकंड, तो आप उसे किससे गुणा कर दो, 5/18 से गुणा कर दो। यानी मैं अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बनाना चाहूँ तो मैं इसको जो है वो किससे गुणा कर दूंगा, इसको गुणा कर दूंगा 5/18 से। तो ये जो है वो किसके अंदर आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड के अंदर आ जाएगा। जो आपका समय का आंसर आएगा वो किस में आएगा, सेकंड के अंदर आएगा। तो चलो 5/18 से हमने गुणा कर दिया, तो 18 जो है वो तो ऊपर चला जाएगा, 18,000 बन गया, बटे में 45 गुणा में 5 सेकेंड। इसको आगे सोल्व कर लीजिए, आपको समय का मान जो है वो मिल जाएगा। चलिए छापिए इसे। चलिए ये तो हो गए औसत चाल और औसत वेग के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें जो है वो त्वरण के, विस्थापन के और वेग के कॉमन क्वेश्चन एक साथ देखने होते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे नहीं होता कि केवल त्वरण का क्वेश्चन आ गया, उसमें वेग का कोई रोल नहीं हुआ, या फिर कोई विस्थापन का ही क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। तो इसके अंदर 1D के अंदर जो है विस्थापन, वेग और त्वरण तीनों का कॉमन क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि जो त्वरण, विस्थापन और वेग है इनके अंदर संबंध जो है वो किस प्रकार से दिए जाते हैं। तो संबंध जो है वो किस प्रकार से यहाँ पर दिए जाएंगे उनकी अगर हम लोग बात करें तो
कोई भी कण जो है उसके लिए वेग, विस्थापन, समय और त्वरण के अंदर जो संबंध है वो बोले जाते हैं गति की समीकरण। वो जो है वो क्या बोले जाते हैं? गति की समीकरण। तो हम लोग अब बात करने वाले हैं गति की समीकरण। आप लोग पढ़ के आए हो पहले से ही, ठीक है, केवल हमें देखना है यहाँ पर गति की समीकरण जो है वो क्या क्या होती है। ठीक है, तो गति की समीकरण जो है वो क्या होती है? यदि किसी कण के विस्थापन, वेग व त्वरण का संबंध समय के साथ किसी समीकरण द्वारा दिया जाए तो वह समीकरण गति की समीकरण कहलाती है। गति की समीकरण कहलाती है। ठीक है, गति की समीकरण जो है वो क्या होती है? विस्थापन, वेग व त्वरण का संबंध समय के साथ किसी समीकरण द्वारा दिया जाए तो वह समीकरण गति की समीकरण कहलाती है। अब जो गति की समीकरण हम लोग लिखते हैं वो दो प्रकार से होती है अपने पास, और वो निर्भर करती है त्वरण के ऊपर। अगर पहली स्थिति की मैं यहाँ पर बात करूँ तो पहली स्थिति जो है वो हम लोग लेते हैं कि जब कण शून्य त्वरण के साथ गतिमान हो। जब कण शून्य त्वरण या फिर मैं बोल सकता हूँ नियत वेग से गतिमान हो। तो जब कण शून्य त्वरण से गतिमान हो यानी वेग के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, नियत वेग होता है। तो जब शून्य त्वरण होता है या नियत वेग होता है यानी वेग में कोई परिवर्तन ना हो, एक समान वेग वो बोल सकता है आपको, समरूप वेग वो आपको बोल सकता है, बहुत सारे नाम बोल सकता है। नियत वेग बोल दिया, एक समान वेग बोल दिया, समरूप वेग बोल दिया। तो जब नियत वेग होता है तो शून्य त्वरण, और शून्य त्वरण की स्थिति के अंदर हम लोग बात करें जब त्वरण जो है वो शून्य हो तो हम लोग क्या क्या रिलेशन जो है वो लिख सकते हैं? तो मैं लिख सकता हूँ वेग बराबर जो है वो हो जाएगा विस्थापन बटे समय। वेग बराबर जो है वो क्या हो जाएगा? विस्थापन बटे समय, जो हम लोग पढ़ते आए हैं वो। ठीक है, तो ये हो गया। विस्थापन की अगर हम लोग बात करें तो विस्थापन, या फिर हम लोग बात करें दूरी की तो विस्थापन या दूरी जो है वो क्या हो जाएगा? वेग इंटू में समय या वेग इंटू में चाल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो उसका प्रारंभिक वेग है वही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। समय जितना हमें दिया हुआ है वो वहाँ पर आ जाएगा। यानी शून्य त्वरण यानी नियत वेग से गतिमान हो तो हम लोग जो पढ़ के आए हैं अब तक वही अपने पास रहता है। लेकिन सेकंड हम लोग बात करें कि जब कण नियत त्वरण से गतिमान हो, जब कण नियत त्वरण से गतिमान हो यानी अब त्वरण का जो मान है वो जीरो नहीं है। त्वरण का जो मान है वो नियत होने का मतलब है कि त्वरण का एक फिक्स मान है, वो जीरो नहीं है। अब त्वरण का एक अगर फिक्स मान है, नियत त्वरण से वो गतिमान है, इसका मतलब वेग के अंदर क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अब दिशा आपको यहाँ पर त्वरण की नहीं बता रहा है तो जरूरी भी नहीं है कि हमेशा वेग में वृद्धि हो, वेग के अंदर कमी भी हो सकती है अगर ऋणात्मक त्वरण वहाँ पर हुआ तो। अब जब कण नियत त्वरण से गतिमान होता है तो हम तीन समीकरणों से
या 4 समीकरणों से जो है वो विस्थापन वेग और त्वरण का संबंध समय के साथ प्रदर्शित करते हैं। तो वो समीकरणें जो हैं वो क्या क्या होती हैं। सबसे पहली समीकरण की मैं बात करूं तो पहली समीकरण होती है v बराबर u प्लस माइनस ए टी। पहली समीकरण जो है वो क्या होती है, v बराबर u प्लस माइनस ए टी। दूसरी समीकरण जो है वो होती है अपने पास s बराबर u टी प्लस माइनस 1/2 ए टी स्क्वायर। थर्ड समीकरण जो है वो अपने पास क्या होती है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस माइनस 2as। ये हो गई अपने पास है थर्ड समीकरण। और फोर्थ समीकरण जो है वो अपने पास क्या होती है, फोर्थ समीकरण जो है वो होती है s बराबर u प्लस में a/2 ये अपने पास हो गई फोर्थ समीकरण। अब मेन जो अपने पास गति की समीकरण है वो ये 3 ही होती हैं। इन तीनों के द्वारा हम लोग चौथी समीकरण को बनाते हैं, या फिर हम लोग इसके अंदर बोल सकते हैं कि जब हमें प्रारंभिक और अंतिम वेग अलग अलग दिया हुआ हो, यानी त्वरण जो है वो तो हो 0, लेकिन प्रारंभिक और अंतिम वेग अगर दिया हुआ हो तो हम लोग औसत वेग या फिर विस्थापन जो है वो वहाँ पर किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए भी हमें बोलता है कि s बराबर जो है वो कितना हो जाता है, u प्लस v/2 गुणा में t हो। तो ये अपने पास टोटल 5 समीकरण है। इनमें से 3 ये जो समीकरण है ए बी सी ये मुख्य समीकरण होती है, इन्हें ही गति की समीकरण बोला जाता है। इन दोनों को जो है वो गति की समीकरण नहीं बोला जाता, ये इन्हीं के कुछ केस होते हैं। चलिए अब इसके अंदर v क्या है, u क्या है, a क्या है, t है, प्लस माइनस मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, प्लस और माइनस मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है। तो इसको देखो कि v जो है यहाँ पर इस समीकरण के अंदर, s जो है यहाँ पर, ये क्या क्या होते हैं। सबसे पहले s की हम लोग बात करें तो s जो है वो होता है कण द्वारा तय किया गया विस्थापन, या मैं बोल सकता हूँ दूरी। दूरी मैं कब बोल सकता हूँ, जब कण एक ही सरल रेखा के अनुदिश गति करे। v जो है वो क्या होता है, v जो है वो है कण की अंतिम बिंदु पर चाल, यानी आपको बोल दिया कि एक कण A से B तक गति कर रहा है तो B पर जो कण की चाल या वेग है वो क्या होता है, v होता है। ठीक है, वेग या चाल। तीसरी हम लोग बात करें u की, तो u जो है वो क्या होता है, कण का प्रारंभिक बिंदु पर, कण का प्रारंभिक बिंदु पर वेग या फिर चाल, यानी जिस बिंदु से वो गति करना शुरू करता है। जैसे बोल दिया A से B तक गति कर रहा है तो A बिंदु पर जो कण का वेग या चाल है उसे किससे लिखते हैं हम लोग, u से लिखते हैं। A जो है वो अपने पास है ही क्या है, ये कण का त्वरण है। क्या है, कण का त्वरण है अपने पास। अब देखो क्या होगा, t जो है वो क्या है हमारे पास, t जो है वो क्या है, समय। तो ये अपने पास 5 चीज़ें हो गई, s, v, u, a और t। इनके अलावा अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर प्लस माइनस आ रहा है तो प्लस माइनस का क्या है, तो प्लस माइनस जो है वो हम लोगों को कैसे लेना है कि यदि कण के वेग में वृद्धि हो रही हो, यदि कण के वेग में वृद्धि हो रही हो, वृद्धि हो रही हो, या फिर आपको क्वेश्चन के अंदर बोल दे कण किसी त्वरण से गतिशील है, कण किसी त्वरण से गतिशील है,
तो हम लोग यहाँ पर जो है वो क्या लेंगे, प्लस लेंगे। बीच के अंदर क्या लेते हैं, प्लस। कब लेते हैं, यदि कण के वेग में वृद्धि हो रही हो, या फिर आपको बोल दे कि कण का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो क्या लेंगे हम लोग, प्लस लेंगे। और माइनस जो है वो क्या कब लेंगे, तो मैं बोल दूं यदि कण के वेग में कमी हो रही हो, कमी हो रही हो, या फिर आपको बोल दे ऋणात्मक त्वरण, या फिर बोल दे मंदन, तो हम बोलेंगे वहाँ पर ये जो इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं इसके अंदर क्या लेते हैं हम लोग, माइनस लेते हैं। ये वाली जो इक्वेशन है अपने पास वो क्या है कि कण कोई गति कर रहा है, अब गति करते हुए कण द्वारा nवें सेकंड में तय दूरी या विस्थापन जो होता है उसे हम लोग एक सीधी जो अपने पास इक्वेशन होती है उससे निकाल सकते हैं कि nवें सेकंड में कितनी दूरी वो तय कर रहा है। तो nवें सेकंड में तय दूरी जो है वो कितनी होती है, u प्रारंभिक वेग प्लस माइनस उसकी दिशा के अनुदिश a/2 2n-1, ठीक है। प्लस कब आएगा, जब कण के वेग में वृद्धि हो रही हो या त्वरण हो। माइनस कब आएगा, जब कण के वेग के अंदर कमी हो रही है। तो ये अपने पास जो है वो दो केस है। अब नेक्स्ट भी वो बोल सकता है कि कण जो है वो परिवर्ती त्वरण, अब नेक्स्ट भी वो बोल सकता है कि कण जो है वो परिवर्ती त्वरण से अगर गतिमान होता है तो किस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग इस सेकंड केस को ही पूरा लेके चलेंगे, पूरा सोल्व करेंगे। यानी मैक्सिमम जो चैप्टर है आपका वो केवल और केवल इसी के ऊपर बेसिस है, इतनी चीज़ों के ऊपर ही, बाकी कोई भी चीज़ जो है वो यहाँ पर नहीं है। तो सबसे लास्ट के अंदर हम देखेंगे जब कण परिवर्ती त्वरण से गतिमान होता है तो किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नोट कीजिए इसे। चलिए एक क्वेश्चन है अपने पास कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे से गतिशील ट्रेन 200 मीटर चलकर विरामावस्था में आ जाती है, तो इस पर कार्य करने वाला अवमंदन बल जो है, अवमंदन जो है इसका मतलब मंदन ही होता है, ठीक है। तो अवमंदन आपको पूछ रहा है। अब आपको कोई भी क्वेश्चन दे तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या क्या चीज़ें दी हुई है और उन चीज़ों के बीच में अपने पास कौन सी गति के समीकरण जो है वो है। तो क्वेश्चन के अंदर आपको जो है वो क्या हो रहा है कि एक कोई ट्रेन है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से गतिशील है। ये ट्रेन है यहाँ पर और इसका वेग जो है आपके पास वो कितना है, इसका वेग है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इधर गतिशील है। ये कह रहा है कि ये ट्रेन जो है वो 200 मीटर की दूरी तय करते हुए रुक जाती है। 200 मीटर की दूरी तय करने के बाद में रुक जाएगी, ठीक है। तो ये जो इसका बिंदु है वो तो हो गया प्रारंभिक बिंदु, क्योंकि आपको यहीं से बात करनी स्टार्ट कर रहा है वो कि यहाँ पर गतिशील है लेकिन 200 मीटर की दूरी पर जाकर वो रुक गई है। तो ये जो बिंदु है वो हो गया अपने पास अंतिम बिंदु। अब वो बोल रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिशील थी, तो प्रारंभिक बिंदु पर जो वेग होता है इसे बोला जाता है प्रारंभिक वेग। अंतिम बिंदु पर वेग जो है वो कितना हो जाएगा, तो अंतिम बिंदु पर वेग जो है वो कितना हो जाएगा, वो बोल रहा है 200 मीटर की दूरी चलने के बाद में वो रुक जाती है। तो रुक जाती है तो रुक जाएगी, तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
अब वो क्या बोल रहा है, क्या ज्ञात हमें यहाँ पर करना है, तो वो बोल रहा है कि इस पर का लगने वाला अवमंदन जो है यानी मंदन जो है वो कितना होगा। तो देखो प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v और मंदन a, इन तीनों के अंदर अपने पास कौन सी समीकरण जो है वो होती है। इन तीनों की अगर हम लोग बात करें और ये दूरी भी अपने को दी हुई है 200 मीटर, इन चारों के अंदर अगर हम लोग देखें तो कौन सी समीकरण होती है। पहली समीकरण क्या होती है, v बराबर u प्लस माइनस ए टी। तो इसके अंदर v है, u है, a हमें ज्ञात करना है लेकिन समय नहीं है तो ये रिजेक्ट। दूसरी s इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो इसके अंदर भी समय आ रहा है तो समय तो अपने पास है ही नहीं तो ये भी नहीं लगा सकते। तीसरी की अगर हम लोग बात करें तो तीसरी जो है वो क्या होती है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as। v है, u है, a ज्ञात करना है और s भी है, यानी ये हम लोग लगा सकते हैं क्योंकि पूरी समीकरण के अंदर एक ही अज्ञात राशि है और उसी का मान तो हमें ज्ञात करना है। अब हम ये देखते हैं कि बीच में प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो ये जो ट्रेन है वो रुक रही है, तो ट्रेन अगर रुक रही है इसका मतलब ट्रेन के वेग में क्या हो रही है, कमी हो रही है। और वेग में कमी हो रही है तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो क्या समीकरण बन जाएगी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as। वी यानी अंतिम वेग का मान कितना, 0। u यानी प्रारंभिक वेग का मान कितना, 72। अब आपको जो है वो क्या ध्यान में रखना है कि हमेशा जब भी किलोमीटर प्रति घंटा आए तो इसको मीटर प्रति सेकंड के अंदर बदल लो क्योंकि वो इजी हो जाता है। तो किलोमीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड में बदलूं तो कितना बन जाएगा, 5/18 से मैं गुणा कर दूं इसका स्क्वायर, माइनस में 2a का मान ज्ञात करना है, s क्या है, चली गई दूरी कितनी, 200 मीटर। अब देखो यहाँ से 5/18, तो अगर मैं इसको 18 से कैंसिल आउट करूँ तो कितना आएगा, 4 गुणा 5 कितना, 20 का स्क्वायर कितना, 20 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, 400 माइनस 2a गुणा में 200 कितना बन जाएगा, ये 400a। तो a का जो मान है वो कितना आ जाएगा, a बराबर ये इधर चला जाएगा तो कितना बन गया, माइनस का 400 और ये माइनस का 400 इधर बराबर कैंसिल आउट होकर कितना आ गया, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जो त्वरण है जो मंदन है अपने पास वो कितना आ गया, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखो आंसर देने का तरीका, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है मंदन कितना है तो मंदन कितना है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर आपको पूछ ले त्वरण कितना है तो त्वरण कितना है तो हमें क्या लिखना है, -1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर आपको त्वरण पूछ ले तो त्वरण जो है वो कितना है, -1, क्योंकि त्वरण अगर बोल रहा है तो कि हमें दिशा का बोध नहीं होता, हमें यही लगता है कि जिस दिशा में कण गति कर रहा है उसी दिशा में लग रहा है त्वरण, लेकिन होता क्या है उसका उल्टा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। अगर मंदन बोल रहा है तो मंदन बोलते ही हमें पता चल गया कि उसके वेग में कमी हो रही है, यानी त्वरण की दिशा का पता चल जाता है। तो हम सिंपल आंसर दे देते हैं 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो है इसके अंदर हम लोग और एग्जाम्पल जो हैं वो इसके सोल्व करेंगे और आगे चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।